दोस्तों नमस्कार। भारत का लोकतंत्र, भारत का चुनाव उस पैसे पर टिका है जिसकी वसूली जीतने के बाद आने वाले वक्त में 4 बरस तक हर नेता करता है और जो आ रहा होता है उसको लेकर हर बिजनेसमैन, हर धंधेबाज उस पर पैसा लगा देता है। यह कोई सट्टा नहीं है। भारत की राजनीति का ऐसा मूल मंत्र है, जो जीत रहा है उस पर पैसा लगाइए, क्योंकि उसी के बाद वो ऐसी नीतियां बनाएगा जिसके आश्रय आपका धंधा आने वाले वक्त में चमक उठे। तो पैसा उस जीतते हुए व्यक्ति पर लगाया जाता है जो व्यक्ति जीतने के बाद आपके अनुकूल रेड कारपेट बिछाने की हैसियत रखता हो। तो क्या 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी क्राउड फंडिंग की दिशा में बढ़ गई तो क्या पहला संकेत यह भी है कि उस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है? और पैसा लगाता कौन है? बिजनेसमैन लगाता है, इंडस्ट्रिस्ट लगाते हैं, बिल्डर्स लगाते हैं, इस देश का कॉरपोरेट लगाता है, जो ब्लैक मनी पर बैठा होता है वो लगाता है। तो क्या कोई भी पैसा लगाने को अब कांग्रेस को लेकर तैयार नहीं है? या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर भी कोई पैसा लगाने की स्थिति में आ नहीं रहा है? और इस देश के भीतर का सच यह भी हो चला है कि इस देश के भीतर की तमाम नीतियां ऐसी पूंजी पर निर्भर है जो इस देश ने पैदा नहीं की, बल्कि कर्ज लेकर उस पूंजी के आश्रय खुद को विकसित बताने और दिखाने की परिस्थितियां राजनीति ने जरूर पैदा कर दी। लेकिन सवाल आज उसके आगे का है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब जिक्र किया कि 50% वोट इस बार चाहिए और इसका ऐलान वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे हैं, तो इसके मतलब बहुत साफ है। वह किसी को डरा रहे हैं, किसी को फुसला रहे हैं। जिन्हें फुसला रहे हैं उनकी विचारधारा, उनकी जमीन इस देश के भीतर में उनके सामने चुनौती है। अब आप फैल जाइए। ये कौन लोग हैं जिनको ये संकेत है? ये बीजेपी के कार्यकर्ता भर हैं या फिर आरएसएस के स्वयंसेवकों की पूरी कतार है कि अब आप इस देश में फैल जाइए? और जिन्हें डराया जा रहा है, क्या वह और उनकी साख या उनका अपना स्टेक जो बीते 9 बरस में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक नीतियों के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ गया, उस कॉरपोरेट को डरा रहे हैं? अगर आपने नहीं जिताया, अगर हम नहीं जीत पाए तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। और इस नाजुक स्थिति के 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता इस देश में कर्ज में डूबी हुई इकोनॉमी का है, जिसमें सरकार को बार बार सफाई देनी पड़ रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिक्र आईएमएफ का है तो सरकार इनकार कर नहीं सकती है। एक हिस्सा यह है। एक दूसरा हिस्सा है इस देश के भीतर में जब एक नजर डालिए तो इस देश में कोई सेक्टर बचा ही नहीं जो सार्वजनिक उपक्रम के तहत सरकार कहे कि अब हम वेलफेयर स्टेट के तहत काम करेंगे। वो चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे इस देश की सड़कों पर बन रहे लगातार निर्माण कार्य हो जिसके बाद टोल वसूला जाता है, या इस देश के भीतर में कम्युनिकेशन, उसके आश्रय जो सेस लिया जाता है और जो टैक्स वसूली की जाती है, और जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में 2G से लेके 5G तक की स्थिति सौंप दी गई, अब आप वसूलिए अपने तौर पर। क्या यह सब कुछ सिर्फ इसलिए भर है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? जी नहीं। दरअसल इस देश के भीतर में बड़ा स्टेक उन तमाम कॉरपोरेट्स का लगा हुआ है जिनके चेहरे बताने या दिखाने की जरूरत आज है नहीं। और यह चुनाव 2024 का चुनाव इस देश के तमाम चुनाव को पिछड़ा कर देगा। पिछड़ा से मतलब उन्हें पीछे कर देगा। कहा जाता है 2019 के चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। कहा जाता है 2014 के चुनाव में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस रेशियो में तो लगभग 80 से 90,000 करोड़ रुपए तय हैं। और अगर उसके आगे की परिस्थिति बीजेपी को बनानी है और यह मंत्र अगर प्रधानमंत्री मोदी 50% का लेकर चल पड़े हैं तो बहुत पैसा चाहिए। वह 1 लाख करोड़ से भी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि यह पैसा कहां से आएगा, किस रूप में आएगा, इसकी ताकत
आने वाले वक्त में उन्हें किस रूप में मिलेगी, ये सारे सवाल बीते 9 बरस में हुए 2 चुनाव के मद्देनजर भी समझे जा सकते हैं। इस देश की आर्थिक नीतियों की स्थिति में भी झांके जा सकते हैं, लेकिन दोनों रास्तों को एक साथ आपको अब पकड़ने की जरूरत है। पहला सवाल है कि भारत की जीडीपी को दिखलाना हो, भारत की इकोनॉमी को दिखलाना हो, उसके तरीके बहुत साफ है, वो आंकड़ों के जरिए चलेंगे। और पहली बार जब हम कह रहे हैं तो आईएमएफ की रिपोर्ट जो शुक्रवार के दिन आई, यानी 22 दिसंबर को जब वो रिपोर्ट आई, तो उसने एक चेतावनी दी। उसने कहा कि भारत की जीडीपी 2028 में जितनी होगी, 2028 में उतना ही भारत पर कर्ज होगा। भारत सरकार ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब देने में देरी नहीं की। उसने कहा यह संभव नहीं है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। तो हमारी टीम ने सोचा क्यों नहीं एक आंकड़ा आईएमएफ के नजरिए से और भारत सरकार की अपनी परिस्थितियों के साथ रखा जाए, और इसके साथ कॉरपोरेट का योगदान, कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्क, इस देश की बढ़ती हुई जीडीपी और भारत आने वाले वक्त में जो चौथे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा, इन सबको मिला दिया जाए। इन सबको मिलाने के बाद एक एक पॉइंट को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, निकलता क्या है। पहले राउंड में यह समझिए कि दिसंबर के महीने में 22 तारीख को आईएमएफ की रिपोर्ट जब आती है तो वो कहती है भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। अगला सवाल है कि 205 लाख का कर्ज अगर हो गया है तो भारत की जीडीपी कितनी है। भारत की जीडीपी दिसंबर के महीने में 310 लाख करोड़ की है। 205 लाख करोड़ का कर्ज भारत आईएमएफ से ले चुका है, और खुद आईएमएफ कह रहा है कि 2028 में भारत की जीडीपी 494 लाख करोड़ की होगी, और यह भी कह रहा है कि उस वक्त भारत पे जो कर्ज होगा वह 210 लाख करोड़ नहीं होगा, बल्कि वह 494 करोड़ होगा। तो क्या वाकई इतना ज्यादा कर्ज अब आने वाले वक्त में भारत को लेना है? और जो मोदी की अपनी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो कॉरपोरेट को महत्व दिया गया, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मानव संसाधनों का उपयोग कैसे हो, इसको पीछे कर दिया गया। इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे चला गया और तमाम सेक्टरों में रोजगार की कमी आती चली गई। खुद एनएसएसओ का और सीएमआई का डाटा कहता है। अब यहां पर सवाल है कि अगर आईएमएफ कह रहा है कि 2028 में आप 5.94 ट्रिलियन यानी 494 लाख करोड़ होंगे और इतना ही कर्ज आप पर होगा, तो एक क्षण के लिए कोई भी कहेगा बीते 9 बरस में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 150 लाख करोड़ कर्ज लिया, तो अब आने वाले वक्त में यानी अगले 5 बरस नहीं कहिए, 5 बरस के भीतर में 2023 से 2028 तक क्या उसमें 289 लाख करोड़ का कर्ज ले लेगा? हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी जिस लिहाज से आगे बढ़ रही है, उसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट को समझिए। इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्थ, जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट, आज नाम किसी का नहीं लेते, आप खुद नाम जोड़ते चले जाइए जो भी आपके जहन में आता है। टॉप 10 कॉरपोरेट इस देश के जो नेटवर्थ उनकी बढ़ती है वह 2019 के बाद से बढ़ती चली जाती है। भारत जो कर्ज ले रहा था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, वह 2019 के बाद जबरदस्त तरीके से कर्ज ले रहा था। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि 9 साल में 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत ने लिया। सवाल यह है कि 2019 में भारत पे जितना कर्ज था और उसके बाद इस 4 बरस में जो कर्ज बढ़ा, अगर उसको देखिएगा तो भारत ने 115 लाख करोड़ कर्ज सिर्फ बीते 4 बरस में लिया, यानी 2019 से 2023 के बीच में 115 लाख करोड़, और कुल 35-36 लाख करोड़ पहले वर्ष में लिए थे, पहले टर्म में लिए थे, जो 2014 से 2019 तक का था। यहां पर एक सवाल और होना चाहिए, मनमोहन सिंह की इकोनॉमी ने इतना कर्ज क्यों नहीं लिया? और जब वो गद्दी छोड़ रहे थे उस समय मैक्सिमम कर्ज जो भारत पे था वो 55 लाख करोड़ का था।
दूसरी स्थिति है कि उस वक्त की इकोनॉमी अगर उन स्कैम्स जिसका जिक्र होता है, जो कि एक लिहाज से बूमरैंग ही कर गया, वो पता नहीं वो स्कैम्स सीवीसी सीएजी की नज़र में कैसे था, वो तो राजस्व का घाटा दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी, उस राजस्व के घाटे के बावजूद भी 2G के बाद 5G की जो बिक्री होती है, 5G की, और जो खादान उस समय बांटे जा रहे थे और इस दौर में जो बांटे गए, इन दोनों के भीतर भी जब घुसिएगा तो आप समझ जाइएगा कि उस दौर में जो रिपोर्ट सीएजी दे रहे थे, विनोद राय दे रहे थे, जिनको रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ने राजनीतिक लाभ दे दिया, तो उस दौर और इस दौर की परिस्थिति में अभी आपको राजस्व का घाटा ज्यादा लग सकता है अगर उसको आप मापदंड बना ले तो। लेकिन सवाल उस दौर में मत जाइए, इस दौर में मौजूद रहिए, क्योंकि बीते 5 बरस में 4 बरस में अगर 115 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया तो क्या अगले 5 बरस में ये 289 लाख करोड़ हो जाएंगे? जो रेशियो है इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के नेटवर्थ का, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, कॉरपोरेट का नेटवर्थ 2019 के बाद जो रफ्तार पकड़ता है, वो मिनिमम जो टॉप 10 कॉरपोरेट्स हैं उनके नेटवर्थ की बढ़ोतरी जो है वो 75% से लेकर 75% बढ़ोतरी से लेकर 1000 से ज्यादा, यानी 1000% से ज्यादा की नेटवर्थ की बढ़ोतरी इस दौर में होती है। इसी दौर में इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को निजी सेक्टर के हाथ में दिया जाता है। इसी दौर में इस देश के हिसाब से राजनीतिक तौर पर निर्णय लिया जाता है कि अब प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन ही होगा। उस दिशा में सरकार बढ़ती चली जाती है। इसी दौर में रेलवे, सड़क, वायु यानी नागरिक उड्डयन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, पोर्ट, हवाई अड्डा और इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चलती चली जाती है। जरा आपने सोचा है कि आपके घर में बिजली का मीटर जो आधुनिक तौर पर लगाया जा रहा है, उसके एवज में जो पैसा लेते हैं, वो पैसा सरकार लेती है या प्राइवेट सेक्टर लेता है? किसी भी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य ही क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों की तो भरमार है, इन तमाम जगहों पे जो आधुनिक मीटर लगाए जाते हैं वह इस देश के उन्हीं 10 कॉरपोरेट में से किसी ने उसमें अपना हाथ डाल दिया और वो पैसा कमा रहा, और स्टेट गवर्नमेंट को वह पैसा देता है, जो तकरीबन एवरेज निकालिएगा तो 20 से 25% का लाभ सीधे स्टेट गवर्नमेंट को होता है, 20 से 25% का लाभ सीधे कॉरपोरेट को होता है, 50% की वसूली जो जनता से होनी चाहिए वो 100% के आधार पर ली जाती है। यानी जनता अगर 100 रुपए देती है तो 25 रुपया सीधे सरकार की जेब में, निजी जेब में, 25% सीधे कॉरपोरेट की जेब में, और सही मायने में अगर वेलफेयर स्टेट होता तो आपसे 50 रुपया ही लिया जाता उस इलेक्ट्रिक मीटर को लगाने को लेकर। लेकिन ये आंकड़े हैं, इसका कोई उपाय आपके पास नहीं है। तो क्या इस तरीके से सब कुछ निजी हाथों में सौंपकर सरकार एकदम नई भूमिका में खुद को खड़ा कर चुकी, और यह लगातार जब पॉलिसी चलती चली आई तो इस देश के कितने कॉरपोरेट का स्टेक मौजूदा मोदी सरकार को लेकर होगा? और मोदी सरकार जब इस बात को जानती है कि इस देश के कॉरपोरेट या इकोनॉमिक पॉलिसी जो कॉरपोरेट के अनुकूल है, अगर वो उस डिजाइन में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बना रही है तो फिर सभी का सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। पहला सवाल, हर कोई ये मानता है इस राजनीति में कि भक्तों का ही सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, कोई मानता ही नहीं है कि कॉरपोरेट की पूंजी भी इस दौर में स्टेक पर लगी हुई है। और जो हमने एक बेसिक लाइन खींची 1 लाख करोड़ की, वह तो एवरेज है 2014 के बाद से इस देश के 2 लोकसभा इलेक्शन और राज्यों के चुनाव में भी जो बढ़ोतरी चुनाव के वक्त होती है, और जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन को भी सौंपे जाते हैं, और अपने तौर पर अपनी कमाई को लेकर और अपने खर्चे को लेकर जो इनकम टैक्स रिटर्न पार्टियां भरती हैं, उसका जब आप एवरेज निकालिएगा तो वो पहली बार देखिएगा कि 2014 के बाद से जो बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी के दायरे में 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 इन चुनावों के में खर्च होने वाली पूरी रकम को जोड़ दीजिएगा तो फिर आपको 2014 से एक नया सच निकलकर सामने आने लगेगा, वो राज्यों का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। फिर यहां पर 2 सवाल,
कॉरपोरेट इतना पैसा देने को क्यों तैयार है, उसका क्या क्या स्टेक पर लगा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि इस देश की नीतियों के आश्रय चुनाव हो और आप सोचे कि चीजों को बदल डालें, तो आप बदल नहीं सकते हैं, ना राजनीतिक तौर पर, ना आर्थिक तौर पर, ना सामाजिक तौर पर। यह परिस्थितियां ही ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इस बात का जिक्र बार बार होता है कि सरकार जितना पैसा अलग अलग योजनाओं में ऐलान करते चली जाती है, क्या उतना पैसा बजट इजाजत देता है? और अगर नहीं देता है तो फिर उसके बाद भी इलेक्शन के समय जितनी बड़ी तादाद में पैसे बांटे जाते हैं, उतना पैसा क्या इस देश में कॉरपोरेट फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मौजूदा सत्ता कमा लेती है? नहीं कमा पाती है। तो फिर यह पैसा कहां से आ रहा होता है, और इतनी बड़ी तादाद में पैसा जो बट रहा होता है उसका सच क्या होता है? तो 50% का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने क्यों किया? इस देश की जबकि हकीकत है 50% वोट आज तक किसी को नहीं मिले हैं। जो राजीव गांधी का जिक्र होता है कि उनको 406 सीट मिल गई थी, उस वक्त भी उनका जो वोट परसेंटेज था वो नेहरू से कम था। राजीव गांधी को 46.86% वोट मिला था। नेहरू को 1957 में, यानी कांग्रेस को, उस समय नेहरू फेस थे, उनको वोट मिला था 47.7%, जो सबसे हाईएस्ट था इस देश के चुनाव में। दूसरा चुनाव जो हुआ था 1997 में, 1957 में, पहले चुनाव में लगभग 45% वोट मिले थे। उसके बाद अगले चुनाव में 3% और बढ़ गया, 47.7% हो गया। तीसरे चुनाव में 44.3% रहा 1962 में। चाइना वार के बाद की स्थिति में देखिए, यानी 40% से ऊपर कांग्रेस रही पहले 3 चुनाव में, लेकिन मैक्सिमम 47.7 गया। इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा 1971 में, याद कीजिए, उस समय बांग्लादेश और तमाम चीजें, गरीबी हटाओ का नारा, 43.68% वोट मिला, 43.68। और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी आई तो उसको 41.32% वोट मिला। और जनता पार्टी को 3 बरस के भीतर ही हटाने की परिस्थिति में अगर इंदिरा गांधी या इस देश की जनता आकर खड़ी हो गई तो इंदिरा गांधी को उससे ज्यादा वोट मिल गया, 42.69%। पहला मैसेज क्या है? 50% वोट चाहिए, क्योंकि हम अब आने वाले वक्त में इस देश की इकोनॉमी को जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चल पाए, और इसी का लाभ कॉरपोरेट को होगा, इसी का लाभ लाभार्थियों को होगा, इसी का लाभ इस देश की गरीबी को होगा, जिसको सबसे बड़ी जाति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अब खुले तौर पर रख रहे हैं। यानी गरीबी इस देश की एक हकीकत है, उसका पेट भरने का काम सरकार का है। अब यह बात साबित हो गई या खुले तौर पर कह दिया गया। 28 तक तो यही रहेगा। उसी 28 तक, जिस 28 का जिक्र आईएमएफ कर रहा है कि उस समय आपकी जो जीडीपी रहेगी उतना ही आप पर कर्ज रहेगा, सरकार इनकार कर रही है। सरकार कह रही है, सरकार ने कई जवाब दिए इसके। एक जवाब दिया रही तो रुपए में हमें वापस करना है। और रुपए में वापस करने का मतलब क्या है कि क्या बैंकों से नोट छाप के वापस कर दिए जाएंगे? क्या ऐसा होगा? या फिर इसका यह मतलब है कि अच्छा रुपए में करना है तो इसका एवज में यह भी होता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसीज होती है उसको अपने देश के भीतर आप लागू करते चले जाइए और उसमें इस पैसे को इन्वेस्ट करते चले जाइए। तो जाहिर है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी उसी डेवलप वर्ल्ड की कहानी है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। तो भारत के भीतर की राजनीति पूरे तरीके से पश्चिमी परस्त होकर इस देश के भीतर में सांस्कृतिक माहौल अपने अनुकूल बनाने की सोच जो रखती है, यह क्या अंतर्द्वंद की स्थिति है या बहलाने फुसलाने की स्थिति है? हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कर्ज भी लेने के जो तरीके होते हैं वह भी 4 तरीके होते हैं। सबसे मुश्किल तरीका चंद्रशेखर ने अपनाया था जब उन्होंने सोना गिरवी रख दिया था। उसके बाद से कभी गिरवी रखने की स्थिति नहीं आई, एक अच्छी बात है। लेकिन एक देसी कर्ज जो होता है उसमें आरबीआई या बैंकों से कर्ज लेती है, उसमें बीमा कंपनियों से कर्ज लेते हैं, उसमें कॉरपोरेट कंपनियों से कर्ज लिया जाता है। यह एक देसी कर्ज का तरीका है। जो सार्वजनिक कर्ज होता है उसमें ट्रेजरी बिल्स का कर्ज होता है, गोल्ड बॉन्ड निकाले जाते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम के जरिए कर्ज होता है। यह भी स्थिति इस देश में आ चुकी है और पहली स्थिति आ ही चुकी है बैंकों से कर्ज लेना, क्योंकि सारे राज्यों को कह दिया गया आपको पैसा नहीं है, हमारे से जीएसटी का पैसा चाहिए था, टैक्स का पैसा चाहिए था, जाइए बैंक से पैसा उठा लीजिए, बिना इंटरेस्ट के आप फिर चुकता कर दीजिएगा।
और कर्ज में डूबते डूबते स्थिति कितनी नाजुक हो गई, पंजाब और मध्य प्रदेश खासतौर से यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और तमाम राज्यों के, बंगाल की भी स्थिति बुरी है, राजस्थान की भी बुरी है। कर्ज लेते चले जाइए और डूबते चले जाइए, कोई उबारेगा नहीं, लेकिन सत्ता आपके पास बनी रहेगी। और तीसरी परिस्थिति विदेशी कर्ज की होती है, जिसमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या दुनिया के दूसरे बड़े बैंक हैं जो कि विदेशी बैंक कहलाते हैं, उनसे आप कर्ज लेते हैं। और इस कर्ज की परिस्थितियों की एवज में 2024 के बाद हमें कम से कम इतनी सीटें चाहिए। इतनी सीटें का मतलब 2/3 होता है। और यहीं आकर 50% का खेल अटकता है। और इस देश में आने वाले वक्त की राजनीति में कौन सी नीतियां किस रूप में लागू होगी, क्योंकि वसूली तो करनी होगी, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही कह दिया कि जीतते हुए शख्स पर आप पैसा लगा दीजिए और जब वो जीत जाएगा तो उसके बाद उसकी एवज में बहुत कुछ वापस कर देगा, जिसका जिक्र अक्सर धीरू भाई अंबानी कहते थे। धीरू भाई कहते थे इस राजनीति में तो गजब है, इसमें आप जितना पैसा लगाइएगा उससे ज्यादा ये रिटर्न कर देता है, यानी ये समुद्री लहरों के समान है। और इसीलिए कहते थे धीरू भाई समुद्री लहरों को गिन लेते थे, यानी राजनीतिक लहरों को पकड़ लेते थे। मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट इस बात को समझ चुका है और इसीलिए 1 लाख करोड़ का तो आंकड़ा एवरेस्ट से निकला हुआ, यह आंकड़ा 2024 के चुनाव में जीत दिलाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी कल्पना सिर्फ इस रूप में कर लीजिए कि बीते 9-10 बरस में जो भी स्टेक पर कॉरपोरेट का मोदी सत्ता के साथ मिलकर लगा और मोदी सत्ता ने उन्हें जो सहूलियतें दी, इन सहूलियतों के सामान्य एवज के तौर पर इस देश के लाभार्थियों को 5 किलो अनाज या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो किसान सम्मान निधि हो या कहीं पे मुद्रा योजना का पैसा हो, इनको जब जोड़िएगा तो यह रकम बहुत छोटी होगी। और कॉरपोरेट का नेटवर्क जब भारत के अपने जीडीपी से भी एट पार निकल जाए और भारत का जीडीपी जिस कोविड काल में भी नेगेटिव में चला गया हो, उस कोविड काल में भी कॉरपोरेट का नेटवर्क अगर कुलांचे मारते हुए डबल डिजिट में रेंग रहा हो, तो मतलब आप समझ जाइए यह देश और इस देश की आर्थिक नीतियां और आर्थिक नीतियों का अमलीकरण यानी उसको लागू कराने की परिस्थिति किसके हाथ में है। शायद मैसेज उन्हीं के लिए है और जिन्हें लगता है कि राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी धारा विचारधारा, तो वो स्वयंसेवक हैं जो इस देश के आदिवासी इलाकों में पहले राउंड में फैल चुके हैं। दूसरा राउंड आपको नजर आएगा अयोध्या से निकलता हुआ, जो हिंदुत्व का परचम इस देश में लहराएंगे। राजनीतिक तौर पर इस देश की आर्थिक नीतियों पर बहस गायब हो जाएगी, जबकि इस देश के भीतर में घर घर के भीतर अर्थव्यवस्था और उसके बजट और उसके रसोई की इजाजत जितनी महंगी और मुश्किल हो चली है, उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। आप कह सकते हैं इंडिया भी नहीं है, यह भी कह सकते हैं उसके पास शायद विजन की कमी है। आप यह भी कह सकते हैं वो डरता है, घबराता है, भटक न जाएं इन गलियों में, जिन गलियों में फंस गए तो आपको लगातार श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों को समझाने के लिए सब कुछ झोंकना पड़ेगा। इससे वो बचना चाहता है, सही समझे, बचना चाहता है। और दूसरी तरफ 2024 में चुनाव जीत का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 2/3 सीट पाने की स्थिति में सत्ता का मन अगर बन गया है, तो समझ लीजिए नीतियों को लेकर भी उसके जहन में बात साफ हो चली है। आने वाले वक्त में किस पर कितना टैक्स, किससे कितनी वसूली, इस देश का कितना प्राइवेटाइजेशन, किन चीजों का कितना मोनेटाइजेशन, और इस पर सीएजी कोई रिपोर्ट नहीं देगी। चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।